सत्ता का नशा अक्सर इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे अपने सामने खड़ीदिधा हर व्यक्ति का दन नजर आने लगता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब एक खामोश इंसान का सब्र टूटता है, तो वो ऐसा तूफान लाता है जो बद्धे बड्ढे महलों की नींव हिला देता है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह कहानी है उस खामोशी की जिसने एक दिन चीख बनकर शहर के सबसे ताकतवर इंसान का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। यह कहानी है एक ऐसी अनाथ लाडली हक्की की जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी आवाज उठाई तो उस आवाज ने उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। एक ऐसा ड्रामा जो आपको आखिरी सांस तक बांधे रखेगा। चकाचौंध से दूर एक पुरानी और जर्जर चौल में अनन्या ने अपनी जिंदगी के सबसे कड़ीडिडियावे सच का सामना किया था। उसकी मां मीरा ने उसे अकेले ही पाला था। पिता कौन थे, कहां गए, इस बारे में मीरा ने कभी एक शब्द नहीं कहा। अनन्या का बचपन गरीबी और अभावों के बीच गुजरा, जहां एक वक्त की रोटी के लिए भी मां को दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पधाते थे। फिर एक दिन वो मनहूस बीमारी आई जिसने उसकी मां को भी उससे छीन लिया। सरकारी अस्पताल के उस ठंडे फर्श पर अनन्या ने अपनी मां को तड़पते और दम तुड़ाते देखा था। तब से वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। किस्मत ने उसे बहुत सताया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उसे शहर के सबसे आलीशान रॉयल पैलेस होटल में वेट्रेस की नौकरी मिल गई। यहाँ की दुनिया उसकी चौल से बिल्कुल अलग थी। यहाँ मखमली कालीन थे, क्रिस्टल के झूमर थे और हवा में महंगे परफ्यूम की खुशबू तैरती रहती थी। लेकिन अनन्या जानती थी कि यह उसकी दुनिया नहीं है। वह तो बस अपने अस्तित्व की लड्ढाई लड्डे एच रही थी, बेखबर कि एक रात उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगी। ईस्ट सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ की शादी का शानदार रिसेप्शन था। पूरे हॉल को विदेश से मंगाए गए खास आर्किड और ताजे मोगरे के फूलों से सजाया गया था। हवा में एक मीठी महक के साथ साथ एक अजीब सा भारीपन और तनाव भी घुला हुआ था। होटल के कर्मचारी मधुमक्खियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। अनन्या की नजरें फर्श के उस चमकदार इटालियन मार्बल पर थीं, जिसे उसने इतनी बार साफ किया था कि अब उसमें उसे अपनी ही थकी हुई सूरत साफ नजर आ रही थी। होटल के मालिक श्रीमान राहुल कपूर एक बहुत ही सख्त लेकिन अंदर से बेहद नेक इंसान थे। उन्होंने इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद स्टाफ पर छोड़ दी थी और अनन्या उनमें से एक थी। अनन्या धीरे धीरे वीआईपी टेबल पर रखी चांदी की भारी कटलरी को एक सीध में लगा रही थी। उसके हाथों में एक सधी हुई लय थी। हर एक चम्मच, हर एक कांटा बिल्कुल अपनी तय जगह पर होना चाहिए था। उसे पता था कि आज शहर के सबसे रसूखदार लोग आने वाले हैं। कोई भी छोटी सी चूक राहुल सर को भारी पड़ दे सकती थी और अनन्या अपने मालिक का भरोसा किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती थी। बनी तकलीफ बयां नहीं की। अनन्या को अक्सर लगता था कि उसकी मां के सीने में कई गहरे राज दफन हैं। जब भी वह अपने पिता के बारे में पूछती, मीरा की आंखों में एक अजीब सा खौफ और उदासी छा जाती थी। वह बात को टाल देती या फिर अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए काम में लग जाती। अनन्या को बस इतना पता था कि उसकी मां कभी शहर के एक बड़े अस्पताल में नर्स का काम करती थी, लेकिन फिर अचानक उसने वो नौकरी छोड़ दाच दी और गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस अस्पताल में? इस सवाल का जवाब अनन्या को कभी नहीं मिला। वह आज भी जब अकेले होती तो यही सोचती कि क्या उसके पिता जिंदा हैं? क्या उन्हें पता है कि उनकी एक बेटी भी है जो इस तरह होटलों में झूठे बर्तन उठा रही है? इन ख्यालों ने अनन्या को अंदर से बहुत मजबूत बना दिया था। उसने हालातों से समझौता करना नहीं, बल्कि लड़ दचना सीख लिया था। हॉल के बददे शीशे में खुद को देखते हुए उसने एक लंबी सांस ली, पुरानी यादों के भंवर से खुद को बाहर निकाला और वापस अपनी ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करने लगी, क्योंकि मेहमानों के आने का वक्त हो चुका था। थियर है जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। जब अमीर बच्चे कैंटीन में महंगे बर्गर और पिज्जा खाते थे, तब अनन्या स्कूल के नल का पानी पीकर अपनी भूख शांत कर लेती थी।
ऐसे मुश्किल वक्त में उसकी हिंदी की टीचर मिसेस शर्मा उसके लिए एक फरिश्ते की तरह थी। मिसेस शर्मा ने अनन्या के अंदर की उस आग और प्रतिभा को पहचान लिया था। एक बार स्कूल के वार्षिक उत्सव में अनन्या को मुख्य नाटक में लीड रोल मिला था, लेकिन एक अमीर बिजनेसमैन की घमंडी बेटी ने अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करके वह रोल छीनने की कोशिश की। तब मिसेस शर्मा दीवार बनकर अनन्या के सामने खड़ी हो गई थी। उन्होंने प्रिंसिपल से साफ कह दिया था कि कला किसी की बपौती नहीं होती। उस दिन अनन्या ने मंच पर ऐसा अभिनय किया था कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गदगदाहट से गूंज उठा था। वह जीत सिर्फ एक नाटक की नहीं थी, वह अनन्या के वजूद की जीत थी। आज इस शानदार होटल में काम करते हुए भी अनन्या उसी जज्बे को अपने सीने में जिंदा रखे हुए थी। वह कोई मामूली वेट्रेस नहीं थी, वह एक योद्धा थी जो अपनी तकदीर खुद लिखने निकली थी। कि तेज गंध हवा में घुली रहती थी। अनन्या ने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन गुजारे। दवाओं और इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि अनन्या ने अपना सब कुछ बेच दिया। वह दिन रात लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती ताकि मां के लिए दवाइयां ला सके, लेकिन वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। एक रात जब बाहर मुंबई की मूसलाधार बारिश हो रही थी, मीरा ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी सांसें उखड़दाच रही थीं। मां की आंखों में एक अजीब सी बेबसी और माफी का भाव था। अनन्या रोते हुए मां से पूछ रही थी कि क्या कोई ऐसा राज है जो वो बताना चाहती है। मीरा के कांपते होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन इससे पहले कि कोई आवाज बाहर आती, उनके प्राण पखेरु उड्ड आज गए। अनन्या की चीख उस रात बादलों की गरज में कहीं दब कर रह गई। मां के अंतिम संस्कार के दिन श्मशान घाट पर अनन्या बिल्कुल अकेली थी। बारिश की बूंदें चिता की आग से टकराकर छन्न छन्न की आवाज कर रही थीं। उस दिन अनन्या के अंदर का सारा डर, सारी उम्मीदें उसी चिता के साथ जलकर राख हो गईं। अब दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। ये नौकरी की तलाश में निकलती। कई दफ्तरों, दुकानों और कारखानों के चक्कर काटे, लेकिन बिना किसी सिफारिश या तजुर्बे के उसे हर जगह से दुत्कार दिया गया। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन अनन्या किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान बेचने को तैयार नहीं थी। कई बार तो उसे भूखे पेट ही सोना पडेशता था। फिर एक दिन थक हार कर जब वह सडिशक किनारे बैठी रो रही थी, उसकी नजर एक रॉयल पैलेस होटल के बाहर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिसमें वेटर की जरूरत का विज्ञापन था। वह बिना कुछ सोचे सीधे मैनेजर की केबिन में घुस गई। वहीं उसकी मुलाकात श्रीमान राहुल कपूर से हुई। राहुल कपूर एक अनुभवी इंसान थे जो लोगों को उनके कपड़ीडों से नहीं, उनकी आंखों से पहराते थे। अनन्या की आंखों में जो भूख और ईमानदारी थी, उसने राहुल को प्रभावित कर दिया। उन्होंने बिना कोई सवाल किए उसे नौकरी पर रख लिया। अनन्या के लिए वह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने उसी दिन ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत से इस इंसान का कर्ज जरूर चुकाएगी। और आज 6 महीने बाद वह इस होटल की सबसे काबिल और भरोसेमंद कर्मचारी बन चुकी थी। अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। बाकी वेट्रेस, जैसे कि उसकी दोस्त प्रिया, कभी-कभी अनन्या से जलन महसूस करती थी, क्योंकि ग्राहकों की तरफ से अनन्या को सबसे ज्यादा टिप मिलती थी। लेकिन अनन्या का स्वभाव इतना निर्मल था कि वह अपनी टिप के पैसे भी मुसीबत के वक्त अपने साथियों में बांट देती थी। एक रात ड्यूटी खत्म होने के बाद जब अनन्या भारी बारिश में अपने घर की तरफ लौट रही थी, तो उसे कूड़े के ढेर के पास से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने रुककर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वहां एक छोटा सा सफेद रंग का देसी पिल्ला ठंड और बारिश से ठिठुर रहा था। उसके पैर में चोट लगी थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। दुनिया ने अनन्या को बेसहारा छोड़ा था, इसलिए वह एक बेसहारे का दर्द बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसने अपनी भीगी हुई चुन्नी में उस पिल्ले को लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान की धड़कन महसूस करते ही अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उसे अपने साथ अपने छोटे से कमरे में ले आई। उसने उसका नाम शेरू रखा।
उस दिन से शेरू उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। हुए दरवाजे पर उसका इंतजार करता मिलता। वह उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता और अनन्या अपने सारे दुख दर्द भूल जाती। एक दिन राहुल कपूर ने अनन्या को शेरू के बारे में बात करते हुए सुन लिया। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। राहुल और उनकी पत्नी नीलम के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। यह उनके सीने में एक नासूर की तरह चुभता था। राहुल ने अनन्या को बताया कि कैसे उन्होंने भी सड्डा चौक से एक घायल कुत्ते को पाला था, जिसका नाम ब्रूनो था, और ब्रूनो ही अब उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा है। उस दिन अनन्या को महसूस हुआ कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो। मालिक और कर्मचारी के बीच का वह फासला उस दिन एक अनकहे रिश्ते में बदल गया। राहुल कपूर अब अनन्या को सिर्फ एक वेट्रेस नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह देखने लगे थे। वह अक्सर अनन्या को जिंदगी के सबक सिखाते और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते। अनन्या की जिंदगी अब एक सही दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तूफान बस आने ही वाला है। ताती तभी अचानक हॉल के मुख्य दरवाजे पर एक अजीब सी हलचल हुई। बैंड की आवाज धीमी पड़ी डीडीएच गई और लोग सम्मान और खौफ के मिले जुले भाव से पीछे हटने लगे। शहर के सबसे कुख्यात और ताकतवर राजनेता विधायक विक्रम सिंह ने अपने हथियारबंद गुंडों के साथ हॉल में कदम रखा था। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। वह सत्ता के नशे में चूर एक ऐसा इंसान था जिसके लिए नियम और कानून सिर्फ गरीबों के लिए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर था और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। उसके साथ चल रहे बाउंसर लोगों को धक्के देकर रास्ता बना रहे थे। विक्रम सिंह सीधे उस वीवीआईपी टेबल की तरफ बढ़ा, जिसे अनन्या ने कुछ देर पहले ही बड़ी मेहनत से सजाया था। उसे देखते ही अनन्या के सीने में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। प्रिया ने पीछे से आकर अनन्या का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, अनन्या, इस आदमी से बचकर रहना, ये बहुत खतरनाक है। पिछली बार एक होटल में इसने शराब के नशे में एक वेटर का हाथ तो डाच दिया था। अनन्या ने घूंट कटकते हुए सिर हिलाया। वह बस अपना काम शांति से करना चाहती थी। विक्रम सिंह ने धड़ाम से कुर्सी खींची और अपने भारी शरीर के साथ उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही उसके चमचे और बाउंसर उसके पीछे दीवार की तरह खड़े हो गए। उसने उंगलियों से मेज को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अरे कोई है यहां, या सब मर गए? मुझे प्यास लगी है और मेरा गला सूख रहा है। भारी और कर्कश आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। राहुल कपूर तुरंत भागते हुए आए और हाथ जोड़ ढाकर विधायक का स्वागत किया। अरे कपूर साहब, क्या होटल खोला है आपने? लेकिन आपके नौकर बहुत सुस्त हैं। जल्दी से मेरी खास वाली स्कॉच मंगवाओ, विक्रम सिंह ने अखद अचपन से कहा। राहुल ने घबराते हुए अनन्या की तरफ इशारा किया। अनन्या ने एक गहरी सांस ली, अपनी ट्रे उठाई और मजबूती से कदम बढ़ाते हुए उस टेबल की तरफ चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो विक्रम सिंह ने अपनी लाल और खूंखार आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी वो नजर इतनी गंदी और चुभने वाली थी कि अनन्या को अपने शरीर पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी। शराब की तीखी गंध और उसके शरीर से आ रहे महंगे इत्र की बदबू ने अनन्या का दम घोंट दिया। उसने कांपते हाथों से स्कॉच का गिलास टेबल पर रखा। विक्रम सिंह ने अचानक अपना बड्ढा सा हाथ बढ़ाया और गिलास पकड़ने के बहाने अनन्या की उंगलियों को जानबूझकर छूने की कोशिश की। अनन्या ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह एक छोटा सा एक्शन था, लेकिन इसने उस घमंडी नेता के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। अनन्या का इस तरह पीछे हटना विक्रम सिंह को एक तमाचे जैसा लगा। उसके चमचे, जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, अचानक शांत हो गए। विक्रम ने शराब का एक बड़ा घूंट गले के नीचे उतारा और अपने होठों को जीभ से चाटा। ए लड़की, क्या नाम है तेरा? उसने अपनी आवाज को थोड़ा और भारी करते हुए पूछा। अनन्या सर, उसने अपनी नजरें नीचे रखते हुए बहुत ही सम्मान के साथ जवाब दिया। अनन्या, शक्ल से तो किसी झुग्गी की रहने वाली लगती है,
लेकिन तेवर किसी महारानी के है। इधर आ, मेरे पास आकर खड़िडी हो, मुझे वो कबाब परोस। विक्रम ने हुक्म चलाया। अनन्या को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह जगह और यह इंसान दोनों ही उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसने चुपचाप ट्रे से कबाब की प्लेट उठाई और बहुत सावधानी से दूरी बनाते हुए उसकी प्लेट में कबाब रखने लगी। तभी विक्रम सिंह ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ आंच इतनी मजबूत थी कि अनन्या की कलाई में तेज दर्द उठने लगा। क्या बात है छमक छल्लो, हम जैसे रईसों के करीब आने से डर लगता है क्या? बैठ यहां मेरे पास, तुझे इतने पैसे दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। विक्रम के मुंह से निकली इस घटिया बात ने अनन्या के अंदर सालों से दबे हुए गुस्से के ज्वालामुखी को भड़का दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर झटके से अपना हाथ छुड़ाया। बर्तन आपस में टकराए और एक गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। गिलास टूटने की आवाज से डीजे का संगीत भी बंद हो गया। सभी मेहमानों की नजरें अब उस वीवीआईपी टेबल पर टिक गई थी। राहुल कपूर भागते हुए वहां पहुंचे और उनके चेहरे का रंग उड़ टीडीएच चुका था। माफ कीजिएगा सर, बच्ची है, गलती हो गई। मैं अभी दूसरा गिलास मंगवाता हूं। राहुल ने हाथ जोड़ाते हुए गिद्ध गिद्धाकर कहा। लेकिन विक्रम सिंह के सिर पर खून सवार हो चुका था। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़हा हुआ और उसने मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि कटलरी हवा में उछल गई। इस तो कौदही की नौकरानी की इतनी हिम्मत कि ये मेरा हाथ झटके। विक्रम सिंह का हाथ पकड़ने के लिए तरसते हैं लोग, और ये सड़क छाप चूहिया मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। ईवी दरिंदे की तरह दहा रहा था। उसने राहुल कपूर को कॉलर से पकड़ डांच लिया। कपूर, या तो ये लड्डाच की अभी इसी वक्त मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, या मैं तेरे इस आलीशान होटल को कल सुबह तक मिट्टी में मिला दूंगा। अनन्या वहीं खद्दी थी। उसके शरीर का रोम रोम कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वह अपनी मां की वो तकलीफें याद कर रही थी जब रसूखदार लोग उन्हें कीधे मकोधे समझते थे। प्रिया और बाकी स्टाफ पीछे खद्दे कांप रहे थे। कोई भी उस खूंखार नेता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अनन्या ने देखा कि उसके मालिक राहुल सर, जिन्होंने उसे एक बेटी की तरह प्यार दिया था, आज उस गुंडे के सामने जलील हो रहे थे। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। आज उसे फैसला करना था कि क्या वह फिर से घुटने टेकेगी या अपने स्वाभिमान के लिए खड़ीरी होगी। विक्रम सिंह का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने गालियों की बौछार शुरू कर दी। ये गरीब लोग साले होते ही ऐसे हैं। इन्हें इज्जत रास नहीं आती। नालियों के कीधे हैं, नालियों में ही रहने चाहिए की तरह चुभ रही थी। हॉल में मौजूद शहर के बड्ढे बड्ढे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, सब तमाशा देख रहे थे। किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो समाज जो बद्धी बद्धी बातें करता है, आज एक ताकतवर गुंडे के सामने अपनी आंखें मूंदे कद्धा था। विक्रम सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और अनन्या की तरफ उंगली उठाते हुए बोला, झुक जा मेरे पैरों में, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तू जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अनन्या के अंदर की वो सहमी हुई लड़की उसी पल मर गई। उसकी जगह उस योद्धा ने ले ली जिसे जिंदगी ने आग में तपाकर फौलाद बनाया था। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब एक ऐसी दहकती हुई आग थी जिसे देखकर विक्रम सिंह के बाउंसर भी एक पल के लिए सहम गए। उसने विक्रम की तरफ देखे बिना अपने एप्रन को खोला और उसे टेबल पर फेंक दिया। फिर वह बिना एक भी शब्द कहे वीवीआईपी टेबल से मुद्दी और स्टेज की तरफ तेज कदमों से चलने लगी। विक्रम सिंह और उसके आदमी समझ नहीं पाए कि वह क्या करने जा रही है। स्टेज पर डॉक्टर सिद्धार्थ और उनकी नई नवेली दुल्हन हैरान खड़े दे थे। अनन्या स्टेज की सरहियां झड़ी और सीधे उस माइक की तरफ गई जो कुछ देर पहले बैंड वाले इस्तेमाल कर रहे थे। उसने माइक को स्टैंड से निकाला।
पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। अनन्या ने माइक को अपने होठों के करीब लाया। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, बस एक डरावनी शांति थी। मेरा नाम अनन्या है। उसकी आवाज पद्धे बढ़े स्पीकरों के जरिए पूरे हॉल के कोने कोने में गूंज उठी। मैं एक गरीब लड़की हूं जो इस होटल में बर्तन साफ करती है और आप जैसे बड्ढे लोगों का झूठा उठाती है। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि झूठे बर्तन तो साफ किए जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की नीयत और आत्मा ही मैली हो, उन्हें दुनिया का कोई सर्फ साफ नहीं कर सकता। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ओए, माइक बंद कर उसका, मारो साली को। वह अपने बाउंसरों पर चिल्लाया, लेकिन जैसे ही बाउंसर आगे बढ़े, अनन्या ने अपनी आवाज और तेज कर दी। रुक जाओ। अगर आज किसी ने मुझे छूने की कोशिश की, तो मैं वो राज खोलूंगी जो तुम सबकी इस खोखली इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। उसकी इस चेतावनी में इतना आत्मविश्वास था कि गुंडे भी ठिठक कर रुक गए। मेहमानों में से कई लोगों ने चुपके से अपने मोबाइल के कैमरे ऑन कर लिए थे। आज कुछ ऐसा होने वाला था जो मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था। अनन्या की नजरें सीधे विक्रम सिंह की आंखों में गड्डेज गई। विधायक विक्रम सिंह, उसने नाम चबाते हुए कहा, आप खुद को इस शहर का भगवान समझते हैं ना? आपको लगता है कि आप चंद रुपयों और अपने इन गुंडों के दम पर किसी भी औरत की इज्जत को खरीद सकते हैं। आप एक कायर और बुजदिल इंसान हैं, जिसे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए एक गरीब और मजबूर वेट्रेस का हाथ पकड़ धरना पड़ता है। हॉल में मौजूद लोगों की सांसें हलक में अटक गई थीं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी वेट्रेस सरेआम शहर के सबसे खूंखार नेता की इस तरह बखिया उद्देश्य देगी। विक्रम सिंह पागलों की तरह गालियां बक रहा था, लेकिन अनन्या रुकी नहीं। मुझे पता है कि आपके काले कारनामे क्या हैं, कैसे आपने गरीबों की जमीनें हड़प है, कैसे आपने टेंडर पास करवाने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाई है। ये लोग जो यहाँ सूट बूट पहनकर खेडी दिए हैं, ये आपसे डरते होंगे क्योंकि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उससे बड़ा खतरनाक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता। लोग अपने मोबाइलों में ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। अनन्या के शब्द एक एक करके विक्रम सिंह के राजनीतिक करियर की कब्र खोद रहे थे। यह सिर्फ एक लड़की का गुस्सा नहीं था, यह इस देश के हर उस शोषित और पीड़ित इंसान की आवाज थी जिसे हमेशा कुचला गया था। स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। विक्रम सिंह खुद दौड़कर स्टेज की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेहमानों की भीड़भाड़ में से कुछ युवा लड़के जो इस गुंडागर्दी से तंग आ चुके थे, वो आगे आए और उन्होंने विक्रम सिंह का रास्ता रोक लिया। होटल के बाहर मीडिया की ओबी वैन पहले से मौजूद थी, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल शादी थी। अंदर से किसी ने वो वीडियो बाहर मीडिया वालों को फॉरवर्ड कर दिया। देखते ही देखते खबर आग की तरह फैल गई। ब्रेकिंग न्यूज, घमंडी विधायक को गरीब वेट्रेस ने सिखाया सबक। न्यूज चैनल्स ने इस क्लिप को लूप पर चलाना शुरू कर दिया। राहुल कपूर ने फुर्ती दिखाते हुए अनन्या का हाथ पकड़ दा और उसे स्टेज के पीछे के रास्ते से बाहर ले गए। तू पागल हो गई है अनन्या, तूने मौत को दावत दी है, जल्दी से यहां से निकल जा। राहुल सर की आंखों में अनन्या के लिए चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और एक भरोसेमंद टैक्सी वाले को बुलाकर अनन्या को उसमें बैठा दिया। अनन्या होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। बाहर की ताजी हवा चेहरे पर लगते ही उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया है। एड्रेनालाइन का नशा अब उतर रहा था और उसकी जगह एक ठंडे खौफ ने ले ली थी। टैक्सी मुंबई की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा, शहर की बत्तियां पीछे छूट रही थीं। उसने अपना सिर पीछे टिकाया और आंखें मूंद लीं। उसे नहीं पता था कि कल की सुबह उसके लिए क्या लेकर आएगी। बक्सा लगा दिया,
और एक कोने में दुबक कर बैठ गई। लेकिन दूसरी तरफ पूरी मुंबई में एक अलग ही भूचाल आया हुआ था। सोशल मीडिया पर अनन्या का वीडियो वायरल हो चुका था। लाखों लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे थे। हैशटैग अरेस्ट विक्रम सिंह और हैशटैग ब्रेव अनान्या ट्रेंड करने लगे थे। सत्ता के गलियारों में हडी डीएच कंप मच गया था। विक्रम सिंह की पार्टी का हाईकमान इस सार्वजनिक फजीहत से घबरा गया। रात के 3 बजे ही दिल्ली से फोन खड़ीडीडी एचकने लगे। मुख्यमंत्री ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि विक्रम सिंह को हिरासत में लिया जाए। जो नेता कल तक खुद को कानून से ऊपर समझता था, उसे आधी रात को उसके बंगले से घसीटते हुए पुलिस वैन में डाला जा रहा था। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़भाड़ जमा हो गई थी। एक अकेली लड्डाजकी की उस 3 मिनट की स्पीच ने वो कर दिखाया था जो सालों से पुलिस और प्रशासन नहीं कर पाए थे। अनन्या इस सबसे बेखबर अपने छोटे से कमरे में शेरू को सीने से लगाए एक खौफनाक रात गुजार रही थी। लेकिन बाहर का आसमान उसके लिए एक नई और सुनहरी सुबह की तैयारी कर रहा था। मालाबार हिल के एक शानदार विला में एक बूढ़ा शख्स अपने नाश्ते की टेबल पर बैठा था। यह थे राज सिंघानिया, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और करोड़पति। उनके चेहरे पर समय की गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक ऐसा सूनापन था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं भर सकती थी। राज सिंघानिया अपनी कॉफी का सिप लेते हुए टैबलेट पर सुबह की खबरें देख रहे थे। तभी उनकी नजर उस वायरल वीडियो पर पड़ी डीएचई। उन्होंने लापरवाही से प्ले बटन दबाया। जैसे ही अनन्या स्क्रीन पर आई और उसने बोलना शुरू किया, राज सिंघानिया के हाथ से कॉफी का मग छूटकर नीचे गिर गया। गर्म कॉफी महंगे पर्शियन कालीन पर फैल गई, लेकिन उनका ध्यान उस तरफ नहीं था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सांसें अटक गईं। स्क्रीन पर जो चेहरा वह देख रहे थे, वह कोई अनजान चेहरा नहीं था। वह चेहरा हूबहू उनकी बेटी अंजलि का था। अंजलि, जो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ धाच कर जा चुकी थी। राज सिंघानिया ने कांपते हाथों से उस वीडियो को बार बार देखा। आंखों का रंग, चेहरे की बनावट, बात करने का तरीका, गुस्से में भौहें छरहाने का अंदाज, ये सब बिल्कुल अंजलि जैसा था। ये कैसे हो सकता है? मेरी अंजलि तो मर चुकी है। राज के गले से एक भारी आवाज निकली। उनके सीने में एक तेज दर्द उठा। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाया और एक आदेश दिया, मुझे शाम तक इस लाडी डीएचके की पूरी जानकारी चाहिए। यह कौन है, कहां रहती है, इसके माँ बाप कौन है, मुझे एक एक डिटेल चाहिए। राज सिंघानिया का दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। अंजलि उनकी इकलौती बेटी थी। उसकी मौत के बाद राज और उनकी पत्नी नीता पूरी तरह से टूट चुके थे। अंजलि का पति आदित्य, जो राज के बिजनेस को भी संभालता था, वह भी अपनी पत्नी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। राज सिंघानिया ने तुरंत आदित्य को अपने कमरे में बुलाया और उसे वह वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही आदित्य भी सन्न रह गया। पापा, यह तो बिल्कुल अंजलि है, लेकिन ये वेट्रेस कैसे हो सकती है? ये डीडीडीएच की कौन है? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए थे। राज सिंघानिया के पास कोई जवाब नहीं था। दोपहर होते होते उनके सेक्रेटरी ने अनन्या की पूरी कुंडली उनके सामने रख दी। अनन्या की उम्र, उसकी मां मीरा का नाम, उनका सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करना और अनन्या के पिता का कोई अता पता न होना। इन सारी जानकारियों को जोड़ते हुए राज सिंघानिया के दिमाग में एक बहुत ही पुरानी और खौफनाक याद ने दस्तक दी। 25 साल पहले की वह रात जब नीता अस्पताल में भर्ती थी। उस रात शहर में भारी दंगे भदच हुए थे। राज शहर से बाहर फंसे थे। नीता ने जुद्दहवा बच्चियों को जन्म दिया था। जब राज वापस लौटे तो नीता ने रोते हुए बताया था कि एक बच्ची पैदा होते ही मर गई, सिर्फ अंजलि बची है। राज ने कभी उस बात पर शक नहीं किया था, लेकिन आज इस चेहरे को देखकर उनका शक यकीन में बदल रहा था कि उस रात अस्पताल में कुछ बहुत ही भयानक साजिश हुई थी। शाम ढलते ही राज सिंघानिया की चमचमाती मर्सिडीज अनन्या की उस टूटी फूटी चौल के बाहर आकर रुकी। ऐसी महंगी गाड़ी
इस इलाके में आज तक किसी ने नहीं देखी थी। राज सिंघानिया अकेले ही कार से बाहर निकले। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उन्होंने लोगों से पूछते हुए अनन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अनन्या अंदर डर से सहमी हुई थी। उसे लगा कि शायद विधायक के गुंडे आ गए हैं। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी और शांत आवाज आई, बेटा, मेरा नाम राज सिंघानिया है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। अनन्या ने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला। सामने एक बेहद अमीर और बुजुर्ग इंसान खड़ा था, जिसकी आंखों में आंसू थे। अनन्या ने उन्हें अंदर आने दिया। शेरू राज सिंघानिया को देखकर गुर्राने लगा, लेकिन अनन्या ने उसे शांत किया। राज सिंघानिया उस सीलन भरे और बदबूदार कमरे को देखकर अंदर तक कांप गए। तुम यहां रहती हो? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। अनन्या ने घूरते हुए जवाब दिया, मैं एक गरीब लाडटकी हूं सर। महल में तो नहीं रहूंगी। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? राज सिंघानिया ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वह पुरानी तस्वीर निकाली और अनन्या के सामने रख दी। वह तस्वीर अंजलि की थी। तस्वीर देखकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह ये मेरी तस्वीर आपके पास कहां से आई? लेकिन मैंने तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने, अनन्या हकलाते हुए बोली। राज सिंघानिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह तुम्हारी तस्वीर नहीं है बेटा, ये मेरी बेटी अंजलि की तस्वीर है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और तुम मेरी अंजलि की जुड़वा बहन हो। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी मां का नाम मीरा था। उन्होंने मुझे अकेले पाला है। मेरा कोई जुड़वा भाई बहन नहीं है। अनन्या गुस्से से चिल्लाई। राज सिंघानिया ने उसके सामने हाथ जोड़ ढाक दिए। बेटा, मुझे तुम्हारी मां मीरा के बारे में पता है। 25 साल पहले जब तुम्हारी मां उस सरकारी अस्पताल में नर्स थी, तब मेरी पत्नी नीता ने वहां जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। मुझे बताया गया था कि एक बच्ची मर गई, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि उस रात मेरी एक बच्ची मरी नहीं थी, बल्कि उसे चुरा लिया गया था। और वह बच्ची तुम हो अनन्या। अनन्या का सिर चकराने लगा। वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। क्या उसकी मां मीरा, जिसे वह भगवान की तरह पूजती थी, असल में एक चोट थी? क्या उसने एक मां की कोख सूनी की थी? अनन्या के जहन में वो सारी बातें घूमने लगी कि कैसे मीरा हमेशा अस्पताल के नाम से डरती थी, कैसे वह कभी अनन्या के पिता के बारे में बात नहीं करती थी। उस रात मरते वक्त मीरा जो राज बताना चाहती थी, वह यही सच था। अनन्या के गालों पर आंसुओं की धारा बह निकली। उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी। राज सिंघानिया ने तुरंत अपनी पत्नी नीता को वहां बुलाया। कुछ ही देर में नीता वहां पहुंच गई। जब नीता ने अनन्या को देखा, तो वह चीख मारकर वहीं फर्श पर गिर पड़ी। अंजलि, मेरी बच्ची! वह अनन्या की तरफ भागी, लेकिन राज सिंघानिया ने नीता को बीच में ही रोक लिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। नीता, आज तुम्हें सच बोलना ही होगा। उस रात अस्पताल में क्या हुआ था? क्या मीरा ने हमारी बच्ची चुराई थी? सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राज की दहाड़ सुनकर नीता फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो सच बताया, उसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। नहीं राज, मीरा ने बच्ची नहीं चुराई थी। मैंने खुद अपनी बच्ची उसे दी थी। नीता के इस खुलासे से कमरे में सन्नाटा छा गया। नीता ने सुबकते हुए बताना शुरू किया। उस वक्त हमारा बिजनेस पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। आप पर धोखाधड़ी के केस चल रहे थे और आप जेल जाने वाले थे। डॉक्टर ने कहा था कि जुड़वा बच्चों को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और उनके इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे लगा कि मैं दोनों को नहीं बचा पाऊंगी। मीरा उस अस्पताल की नर्स थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि वह एक बच्ची की पूरी जिम्मेदारी लेगी और उसका इलाज कराएगी।
मैंने डर और मजबूरी में एक बच्ची मीरा को सौंप दी और आपसे कह दिया कि वह मर गई। ये सच सुनकर अनन्या को लगा जैसे उसका सीना किसी ने चीर दिया हो। उसे जन्म देने वाली मां ने उसे गरीबी में मरने के लिए छोड़ औच दिया था। अनन्या अपनी असली मां नीता की तरफ नफरत भरी नजरों से देख रही थी। आपने मुझे छोड़ डाच दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास मेरे इलाज के पैसे नहीं थे, और आपने मुझे एक ऐसी औरत को दे दिया जिसे जिंदगी भर बर्तन मांजने पर दे। रगिद्ध गिद्ध आने लगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं एक बुरी मां हूं। मुझे लगा था कि मैं तुझे बचा रही हूं, लेकिन मैंने तुझे नर्क में धकेल दिया। मुझे हर पल तेरी याद आती थी, लेकिन मैं राज को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे माफ कर दे। राज सिंघानिया वहीं खड़े पत्थर बन चुके थे। जिस औरत के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, उसने इतना बड़ा धोखा दिया था। राज ने धीरे से अनन्या के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता था बेटा, अगर मुझे भनक भी होती कि मेरी एक बच्ची इस हाल में जी रही है, तो मैं दुनिया पलट देता। मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। अपने इस बदनसीब बाप को गले लगा लो। राज के आंसुओं और उनकी कांपती हुई आवाज ने अनन्या के अंदर की बर्फ को पिघला दिया। वह हमेशा से एक पिता के प्यार के लिए तरसती थी। उसने राज सिंघानिया को गले लगा लिया और दोनों बाप बेटी फूट फूट कर रोने लगे। अनन्या को आज अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी उस मां के झूठ को माफ करना पड़ा जिसने उसे पाला था, और उस मां को भी जिसने उसे जन्म दिया था। लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। घर के नौकर कतार में खड़ी दीदे होकर उसका स्वागत कर रहे थे। जिस लादेचकी ने कल तक दूसरों के झूठे बर्तन उठाए थे, आज वह इस करोधों की रियासत की इकलौती वारिस बन चुकी थी। विला के अंदर उसे अपनी जुद्धावा बहन अंजलि की एक बद्धी सी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर के सामने खड़े होकर अनन्या ने अपनी बहन को महसूस करने की कोशिश की। तभी पीछे से एक गहरी और उदास आवाज आई। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह मुस्कुराती थी। अनन्या ने मुद्दा कर देखा। वहां आदित्य खड्डा था, अंजलि का पति। आदित्य की आंखों में एक गहरा दर्द था जो अनन्या आसानी से पढ़ सकती थी। मेरा नाम अनन्या है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा था। तुम बहुत बहादुर हो। अंजलि बहुत शांत थी, लेकिन तुम एक तूफान हो, आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अनन्या को आदित्य की बातों में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि इस बर्थडे से घर में अगर कोई उसका दर्द सच में समझ सकता है, तो वह आदित्य ही है। एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत अब अनन्या के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मामला अब भी गर्म था। अनन्या के उस वायरल वीडियो और बाद में उसके पुलिस में दिए गए बेखौफ बयानों की वजह से विधायक विक्रम सिंह पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका था। उसके सारे काले कारनामे, बेनामी संपत्तियां और गुंडागर्दी के सबूत सामने आ चुके थे। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसे आर्थर रोड जेल के सबसे सख्त सेल में डाल दिया गया था। जो नेता कल तक मुंबई का बेताज बादशाह होने का दावा करता था, आज वह जेल की चक्की पीस रहा था। अनन्या की बहादुरी ने शहर की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया था। राज सिंघानिया को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। उन्होंने अनन्या को अपने बिजनेस एम्पायर में शामिल करने का फैसला किया। अनन्या, जिसने कभी गरीबी को इतने करीब से देखा था, उसने सबसे पहला काम अपनी मां मीरा के नाम पर एक बहुत बड़ा चैरिटेबल अस्पताल खोलने का किया, जहां किसी भी गरीब को इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वह उन लोगों का दर्द जानती थी जो बिना दवाइयों के सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। अनन्या ने अपनी ताकत और दौलत का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। राह से बिजनेस और खुद में सिमट गया था, लेकिन अनन्या के आने से जैसे उसके घर में फिर से रोशनी आ गई थी। दोनों अक्सर शाम को विला के बर्थडे से गार्डन में टहलते हुए बातें करते। शेरू भी उनके साथ साथ दौड़ता रहता। अनन्या उसे अपने बचपन की चौल की कहानियां सुनाती और आदित्य उसे बिजनेस की बारीकियां समझाता।
धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी। अनन्या की बेबाकी और उसकी मासूमियत ने आदित्य के उस जमे हुए दिल को पिघलाना शुरू कर दिया था। राज सिंघानिया और नीता दूर से इन दोनों को देखते और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगने लगती। नीता अपने किए गए पाप का प्रायश्चित अनन्या को दुनिया की हर खुशी देकर करना चाहती थी। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। वह अनन्या की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती। अनन्या ने भी अपनी मां नीता को उनके उस डर और मजबूरी के लिए माफ कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने उसे खुद से दूर किया था। अनन्या समझ चुकी थी कि जिंदगी में नफरत का बोझ उठाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्यार और माफी ही इंसान को अंदर से आजाद करते हैं, और अब वह पूरी तरह से आजाद थी। एक शाम, जब समंदर किनारे आसमान का रंग सिंदूरी हो रहा था, अनन्या और आदित्य जुहू बीच पर चल रहे थे। लहरें उनके पैरों को छूकर वापस जा रही थीं। आदित्य ने अचानक चलते चलते रुककर अनन्या का हाथ पकड़ खींच लिया। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आदित्य की आंखों में देखा। वहां कोई भ्रम नहीं था। अंजलि की परछाई ढूंढने की कोई कोशिश नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ अनन्या के लिए प्यार था। अनन्या, आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, जब अंजलि गई तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं बस सांसें ले रहा था, लेकिन फिर तुम एक तूफान की तरह आई और तुमने मेरी दुनिया को फिर से जिंदा कर दिया। मैं तुमसे अंजलि की वजह से प्यार नहीं करता। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तुम अनन्या हो, एक बेखौफ, सच्ची और बेहद खूबसूरत इंसान। क्या तुम इस जिंदगी के सफर में मेरा साथ दोगी? अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खोया था, पिता का साया, मां का प्यार, अपना घर। लेकिन आज किस्मत दोनों हाथों से उसे खुशियां लौटा रही थी। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। समंदर की ठंडी हवाओं ने जैसे उनके इस नए रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी थी। राज सिंघानिया का परिवार अब एक बार फिर से पूरा हो गया था। उस रात विला में एक शानदार जश्न का आयोजन किया गया था। होटल एड रॉयल पैलेस में आज एक बार फिर से सजावट की जा रही थी, लेकिन आज कोई बाहरी मेहमान नहीं था। आज का यह आयोजन खुद अनन्या ने रखा था। उसने अपने पुराने मालिक राहुल कपूर और अपने सारे पुराने साथियों को दावत पर बुलाया था। जब अनन्या अपनी मर्सिडीज से उतरकर होटल में दाखिल हुई, तो पूरा स्टाफ तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहा था। प्रिया दौड़कर आई और उसने अनन्या को गले से लगा लिया। तूने तो कमाल ही कर दिया मेरी शेरनी, प्रिया ने रोते हुए कहा। राहुल कपूर की आंखों में भी एक पिता जैसा गर्व था। अनन्या ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया था सर, जब दुनिया ने मुझे डीडी डाकों पर फेंक दिया था। मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं भूल सकती, अनन्या ने भावुक होकर कहा। राहुल कपूर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तूने जो उस घमंडी नेता का गुरूर तोड़ा है, वह कर्ज उतारने से भी बहुत बड़ा काम है। तू हमेशा मेरी बेटी रहेगी। अनन्या ने उस शाम अपने सभी साथियों को अपने नए अस्पताल में अलग अलग पदों पर नौकरी का प्रस्ताव दिया। वह अपने साथ उन लोगों को भी ऊपर उठाना चाहती थी जिन्होंने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। अनन्या ने साबित कर दिया था कि इंसान अपने कपड़े डीडीएचओ या बैंक बैलेंस से बढ़ा नहीं होता, बल्कि अपनी सोच और अपने हौसले से बढ़ा होता है। उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि वही अतीत उसकी सबसे बड़ी ताकत था। शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अनन्या लाल रंग के भारी राजपूती लहंगे में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसके गले में वह हीरो का हार चमक रहा था, जो कभी नीता ने अंजलि के लिए बनवाया था। जब अनन्या मंडप की तरफ बढ़ी, तो आदित्य की नजरें उस पर से हट नहीं रही थीं। राज सिंघानिया ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। उनकी आंखों से बह रहे आंसू आज दुख के नहीं, बल्कि उस असीम खुशी के थे जो उन्हें सालों बाद मिली थी। नीता ने आगे बढ़कर अनन्या का माथा चूमा और उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और अग्नि को साक्षी मानकर
अनन्या और आदित्य ने 7 फेरे लिए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि 2 टूटे हुए दिलों का युद्ध था। शेरू भी मंडप के पास बैठा अपनी पूंछ हिलाकर इस जश्न में शामिल हो रहा था। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे तारों के बीच से उसकी मां मीरा उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। मीरा ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके अनन्या को जो संस्कार दिए थे, आज उसी की बदौलत अनन्या इस मुकाम तक पहुंची थी। निश्चित किया कि कोई भी गरीब इंसान बिना इलाज के वहां से वापस न जाए। एक दिन अनन्या अपने केबिन में बैठी फाइलों पर काम कर रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने आकर बताया कि एक बहुत ही बूढ़ा और फटेहाल व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। अनन्या ने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। जब वह आदमी अंदर आया तो अनन्या उसे देखकर हैरान रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी घमंडी विधायक विक्रम सिंह का पुराना मुंशी था। उसके कपतीरे फटे हुए थे और वह बहुत बीमार लग रहा था। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। विधायक जी के जेल जाने के बाद उनका सारा साम्राज्य खत्म हो गया। हम सब एसटीडी-डीएचएक पर आ गए हैं। बाकी अस्पतालों ने मुझे बाहर निकाल दिया है। मुंशी ने हाथ जोड़ ढककर और रोते हुए कहा। अनन्या ने कुछ पल उस आदमी को देखा। उसे वो रात याद आ गई जब विक्रम सिंह ने उसका सरेआम अपमान किया था और इन लोगों ने हंसते हुए तमाशा देखा था। लेकिन अनन्या ने अपने अंदर की नफरत को खत्म कर दिया था। उसने बेल बजाई और डॉक्टर को बुलाकर मुंशी का मुफ्त इलाज करने का आदेश दिया। यही उसका असली इंतकाम था। समय के साथ अनन्या और आदित्य की जिंदगी और भी खूबसूरत होती चली गई। 1 साल बाद उनके घर में जुड़वा बच्चों की किलकारियां गूंजी। एक बेटा और एक बेटी। पूरे सिंघानिया परिवार में जश्न का माहौल था। राज सिंघानिया अपने पोते पोतियों को खिलाते हुए अपना सारा गम भूल चुके थे। अनन्या ने अपनी बेटी का नाम अंजलि और बेटे का नाम सिद्धार्थ रखा। ये उसका अपनी जुद्दा बहन को दिया गया सबसे खूबसूरत तोहफा था। जिंदगी ने अनन्या को एक ऐसे सफर पर ले जाकर खद्दा किया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक अंधेरी और बदबूदार चौल से निकलकर महलों तक का सफर। लेकिन इस सफर में अनन्या ने कभी अपनी इंसानियत और अपने उसूलों को नहीं खोया। वह आज भी उतनी ही जमीन से जुड़ी हुई थी। उसने अपनी मां मीरा की उस कुर्बानी को सार्थक कर दिया था। और वो विधायक विक्रम सिंह, वह आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसका अहंकार उस दिन एक गरीब वेट्रेस के कदमों में ऐसा टूटा था कि वो फिर कभी खददहा नहीं हो पाया। यह इस बात का सबूत था कि सच्चाई और हौसले के सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अनन्या की कहानी पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गई थी। एक ऐसी कहानी जो लोगों को सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करो। कहानी का अंत हमेशा एक नई शुरुआत होता है। अनन्या ने अपनी जिंदगी की किताब को अपनी शर्तों पर लिखा। जिस लाडी डेचकी को समाज ने पैरों तले कुचलने की कोशिश की, उसी ने अपनी दहकती हुई आवाज से पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। उसे दौलत तो मिली, लेकिन उसकी असली जीत उसका वो स्वाभिमान था जिसे कोई नेता अपने पैसों से खरीद नहीं पाया। बुरे कर्मों का फल विक्रम सिंह को उसकी जीती जी मौत के रूप में मिला और अनन्या की नेकी ने उसे एक भरा पूरा परिवार दे दिया। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जब एक आम इंसान अपनी ताकत पहचान लेता है तो बड्ढे बड्ढे तानाशाहों के तख्त हिल जाते हैं? अगर आपको अनन्या का यह सफर और उसकी यह बहादुरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि अगर आप अनन्या की जगह होते तो उस घमंडी नेता को कैसे सबक सिखाते। आपके विचारों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही दमदार और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने हक के लिए आवाज उठाना कभी न छोड़ दें।